हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2 में जो हम रीड आउट कर रहे हैं। इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल। कल हमने जो है वो सेल साइकिल को डिस्कस किया था कि सेल साइकिल क्या है, उसकी क्या फेजेस हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो सेल साइकिल है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, कंट्रोल करने का क्या मैकेनिज्म होता है। देखिए हर सेल के लिए जो लाइफ ड्यूरेशन होता है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि सेल साइकिल होता है किसी सेल की फॉर्मेशन से लेके उसकी फर्स्ट डिवीजन तक का टाइम पीरियड, वो हर सेल का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि बार बार डिवाइड होते हैं और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि एक दफ़ा की डिवीजन के बाद अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं। तो हर सेल के लिहाज से जो उनका लाइफ ड्यूरेशन है वो डिफरेंट आएगा। अब ड्यूरिंग सेल साइकिल जब हम इंटरफेस डिस्कस करते हैं तो इंटरफेस में हम एक फेज़ पढ़ते हैं G1 फेज़। ठीक है, G1 फेज़ कौन सी फेज़ होती है जिसमें सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने एंजाइम्स और प्रोटीन्स वगैरह जो है वो तैयार करता है, अपने आप को जो है वो डिवीजन के कैपेबल करता है। ठीक है, अब जो G1 फेज़ है वो सेल साइकिल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, G1 फेज़ के अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन है, एंजाइम फॉर्मेशन है या और जो बाकी चेंजेस हैं, वो चेंजेस जो हैं वो उन चेंजेस पे डिपेंड करता है कि सेल जो है वो नेक्स्ट डिवीजन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप्स की कंडीशन आती है। अगर तो अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन से मुराद है कि या तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रिपरेशन के लिए, डिवीजन के लिए, वो कंप्लीट नहीं है, या फिर एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस हैं कि अगर सेल जो है वो डिवाइड करेगा तो उसके लिए सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, और नॉर्मल जो हमारा पाथवे होता है वो क्या होता है कि G1 फेज़ है, G1 फेज़ के अंदर प्रोटीन एंजाइम्स वगैरह तैयार करने के बाद सेल जो होता है वो S फेज़ के अंदर एंटर होता है, और S फेज़ के अंदर एंटर होने के बाद वो अपने DNA को सिंथेसाइज करता है और नेक्स्ट जो है वो उनका प्रोसीजर कंटिन्यू कर जाता है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि G1 फेज़ तो उसकी कंप्लीट हो जाती है, G1 फेज़ के अंदर कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी रह जाती है जिसकी वजह से S फेज़ के अंदर एंटर होने की बजाय जो सेल है वो G0 फेज़ के अंदर एंटर हो जाता है। G0 फेज़ जो है वो नॉन डिवाइडिंग फेज़ है, यानी कि इस फेज़ में जब तक उसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होती वो अपने आप अपनी डिवीजन को स्टार्ट नहीं करेगा। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली G0 फेज़ के अंदर एंटर होते हैं, यानी कि एक दफ़ा एंटर होने के बाद कभी भी उनकी दोबारा से डिवीजन नहीं होती। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि वो टेम्परेरली G0 फेज़ के अंदर एंटर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं G0 फेज़ ख़त्म हो जाता है और वो अगेन S फेज़ के अंदर एंटर होकर अपनी डिवीजन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जन है, यानी कि G1 फेज़ से जो सेल है उसने G0 फेज़ के अंदर जाना है या S फेज़ के अंदर जाना है, इसको डिसाइड करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि सेल ने नेक्स्ट अपनी डिवीजन करनी है या उसकी डिवीजन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। कौन कौन से फैक्टर हैं उनको देखते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, साइज ऑफ सेल होता है, और MPF होता है, मैच्योरेशन प्रोटीन फैक्टर। सबसे पहले देखें जी एनवायरमेंटल फैक्टर है। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर कौन कौन से आते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि जो सेल डिवाइड कर रहा है क्या एनवायरनमेंट के अंदर से उसको इतनी न्यूट्रिशन मिल रही है कि वो अपनी एनर्जी को मेंटेन कर पाएगा। अगर ऐसा हो कि उसकी एनर्जी मेंटेन हो, उसको जो है वो एडुकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा रही है, तो वो S फेज़ के अंदर एंटर होगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। लेकिन अगर जो है वो मेल न्यूट्रिशन है, यानी कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, उस सूरत में क्या होता है कि क्योंकि नेक्स्ट उसको डिवीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अगर वो इस कंडीशन में कि उसको न्यूट्रिशन पूरे प्रोवाइड नहीं है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, उसके बावजूद वो अपनी डिवीजन को जो है वो स्टार्ट कर लेता है, तो किसी न किसी पॉइंट पे जाके उसकी एनर्जी या तो लो हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी और उसकी डिवीजन उस पॉइंट पे जाके स्टॉप होगी, जो कि ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, जो अब नॉर्मल कंडीशन में जा सकता है। इसलिए क्या होता है कि अगर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है तो सेल की डिवीजन ही स्टार्ट नहीं होती।
इसके अलावा जी सेल पॉपुलेशन है। सेल पॉपुलेशन से मुराद ये है कि हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स, जैसे हम ब्लड सेल्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि ब्लड सेल्स के हमारा जो है वो अमाउंट फिक्स होती है, ठीक है। अब उसमें यह है कि अगर तो ऑलरेडी नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इनफ हैं, उस सूरत में सेल अगर फर्दर डिवाइड करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर ज़रूरत नहीं है, उसकी डिवीजन होगी वो यूजलेस है, ठीक है। अगर सेल पॉपुलेशन लो है बॉडी के अंदर, उसकी रिक्वायरमेंट है, उस सूरत में जो है वो अपनी डिवीजन को रैपिड करेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करेगा। डेवलपमेंटल स्टेटस उसका होता है कि उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो नॉर्मल है, या अगर डेवलपमेंट के अंदर भी किसी किस्म की अबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उस सूरत में भी जो सेल होता है वो अपनी डिवीजन को स्टॉप कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है जी ग्रोथ फैक्टर्स। अब हर सेल जो होता है उसके पास अपना अपना ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे अगर हम फिब्रोब्लास्ट की बात कर लेते हैं, प्लेटलेट्स जो हमारे होते हैं ब्लड सेल्स के अंदर, उनके अंदर एक ग्रोथ फैक्टर होता है PDGF, ठीक है, प्लेटलेट डेवलपमेंट ग्रोथ फैक्टर। अब जो PDGF है ग्रोथ फैक्टर जो है ये कब रिलीज होता है, जब हमारी बॉडी के ऊपर किसी किस्म की इंजरी हो, ठीक है। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मल में प्लेटलेट्स की तादाद जो है वो कम भी हो, लेकिन जैसे ही बॉडी के ऊपर कोई इंजरी है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, तो उसका जो ग्रोथ फैक्टर है वो एक्टिव होता है और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो तेज़ी से डिवीजन करते हैं ताकि इंजर्ड जो पार्ट है उसको रिकवर किया जा सके। इसी तरह हर सेल का जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो स्टिमुलेट्स के हिसाब से, अपने जो है वो कंडीशंस के हिसाब से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है, और उसके एक्टिवेट और डीएक्टिव होने से जो सेल की डिवीजन है वो स्टार्ट होती है या फिर स्टॉप होती है। नेक्स्ट है जी साइज ऑफ सेल। अब जब G1 से S फेज के अंदर जाना है तो एक डेफिनेट साइज चाहिए होता है, ठीक है। साइज जो होता है वो साइटोप्लाज्म टू वॉल्यूम रेशियो से मेंटेन किया जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म टू वॉल्यूम रेशियो से कैसे कि न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो फिक्स है। उसके अंदर किसी किस्म की वेरिएशन करेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, वो बहुत बड़ी अबनॉर्मेलिटी काज कर देगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि साइज को मेंटेन करने के लिए सेल अपने न्यूक्लियस के अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं करता, सिवाय इसके कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमैटिन है, वो अनक्वाइल्ड फॉर्म में हो या क्वाइल्ड फॉर्म में हो, उसकी जो तादाद होती है उसके अंदर किसी किस्म की चेंजेस नहीं की जाती। अब जो साइज को मेंटेन करने के लिए चेंजेस होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। G1 फेज के अंदर जब उसने अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसके बाद जो है वो S फेज के अंदर एंटर होना है, तो प्रिपेयर करते हुए डेफिनेटली उसने नंबर ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स तैयार किए हैं, अपने ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट किया है, तो ऑटोमेटिकली साइटोप्लाज्म की जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज करेगी, और जब साइटोप्लाज्म की अमाउंट इंक्रीज करेगी तो जो सेल का साइज है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एक डेफिनेट साइज होता है कि सेल हर सेल का जो है वो साइज इस हद तक होगा तो वो एस फेज के अंदर एंटर हो सकता है। अगर जो साइज है वो उससे कम है या उससे बहुत ज़्यादा है तो उस सूरत में भी वो नेक्स्ट जो है वो डिवीजन के अंदर एंटर नहीं होता, जब तक कि वो अपने साइज को जो रिक्वायर्ड जो क्राइटेरिया है उस पर फिट नहीं कर लेता। उसके बाद है जी MPF मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर है। MPF बेसिकली एक प्रोटीन होती है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि जिस सेल को स्टिमुलेट करती है माइटोसिस करवाने के लिए, यानी कि सेल को स्टिमुलाई प्रोवाइड करती है कि वो अपनी जो डिवीजन है उसको स्टार्ट करे, ठीक है। अगर जो है सेल की डिवीजन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए जो डायरेक्टली जो सेल डिवीजन है और कंसंट्रेशन ऑफ MPF है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हाई कंसंट्रेशन होगी MPF की तो सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अगर लो कंसंट्रेशन होगी तो जो सेल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद MPF जो है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसका पार्ट होता है CDC2 और एक होता है साइक्लिन पार्ट। CDC2 पार्ट जो है ये बेसिकली एक काइनेज प्रोटीन है और इसका काम होता है कि ये नॉर्मल में ये डीएक्टिवेट फॉर्म में होती है, एक्टिवेट तब होती है जब इसके साथ साइक्लिन अटैच हो जाए, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि ये ट्रांजिशन में हेल्प करती है और ये इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो थ्रू आउट द साइकिल कॉन्स्टेंट रहती है। सेकेंड जो पार्ट होता है MPF का वो है साइक्लिन,
पहला फंक्शन तो इसका यही है जो अभी हमने रीड आउट किया कि इसने CDC2 को एक्टिवेट करना है उसके साथ अटैच होके। उसके बाद इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो थ्रू आउट द साइकिल वेरी करती रहती है। ये CDC2 के साथ जब अटैच होती है तो G2 जो है G2 फेज के अंदर ये CDC2 के साथ अटैच हो जाती है और ये इस बात को इंश्योर करती है कि अब उसके अंदर प्रो फेज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर ये इसके साथ अटैच नहीं होती तो इसकी एंटरिंग के बगैर जो सेल है वो G0 फेज के अंदर एंटर हो जाएगा, वो प्रो फेज के अंदर नहीं जाएगा।